हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का प्रबल एग्रो स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए क्रॉप इम्प्रूवमेंट सेकंड यानी क्रॉप इम्प्रूवमेंट टू रबी क्रॉप्स का पार्ट 2 लेकर आया हूं। दोस्तों आशा करता हूं आपने पार्ट फर्स्ट इसका देख लिया होगा। यदि नहीं देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप ज़रूर देख लेना। दोस्तों जितने भी प्रश्न मैंने इस वीडियो में रखे हैं, ये जितनी भी सीरीज़ है ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ है। लगभग मैंने 40 से 50 क्वेश्चन इस वीडियो में रखे हैं और मैं आपको करवा रहा हूँ। और सारे प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से बीएससी एग्रीकल्चर 6th सेमेस्टर की जो परीक्षाएं होती हैं उनकी दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आपको एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी मेहनत से छांट कर आपके लिए स्पेशली बनाए हैं। और दोस्तों आपको अंत में कुछ आपको विशेष पॉइंट्स मैं बताऊंगा, कुछ स्पेशल पॉइंट्स बताऊंगा जो कि महत्वपूर्ण भी है। महत्वपूर्ण हर एक क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, गेहूं का मामा क्या है? पूछा गया है दोस्तों, गेहूं का मामा क्या है? दोस्तों गेहूं का मामा गेहूं के खेत में या गेहूं में एक प्रकार का खरपतवार लगता है, उसी को हम गेहूं का मामा बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। गेहूं का एक खरपतवार है, उसी को गेहूं का मामा बोलते हैं। उसका बीज भी सेम गेहूं की तरह होता है और देखने में भी वो गेहूं जैसा लगता है। उसको आसानी से पहचाना नहीं जा सकता कि गेहूं है या गेहूं का मामा है। ठीक है, तो और इसका वानस्पतिक नाम फेलेरिस माइनर होता है। ये भी आपको याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है, फेलेरिस माइनर होता है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों पहले मैं आपको ये बेसिक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बाद में आपको एडवांस क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपकी परीक्षा में आने की काफ़ी संभावना है। ठीक है, पहले बेसिक क्वेश्चन कर लीजिए दोस्तों, ये भी आ सकते हैं आपकी परीक्षा में और आएंगे भी शायद। ठीक है, इमर गेहूँ का वानस्पतिक नाम क्या होता है दोस्तों, ये बताना है। दोस्तों इमर गेहूँ का जो वानस्पतिक नाम होता है वो होता है ट्रिटिकम डाइकोकम। क्या होता है दोस्तों? ट्रिटिकम डाइकोकम इसका वानस्पतिक नाम होता है। गेहूँ में आपत्तिजनक खरपतवार कौन सा है? दोस्तों जो गेहूं में आपत्तिजनक खरपतवार है उसका नाम है हिरनखुरी। ये भी आपको याद रखना है, हिरनखुरी। गार्डन पी यानी मटर, गार्डन पी का वानस्पतिक नाम क्या है? दोस्तों गार्डन पी का आपको पता होगा, मटर का जो वानस्पतिक नाम होता है पाइसम सटाइबम होता है, लेकिन गार्डन पी का क्या होता है? अंत में इसके लास्ट में हम हॉर्टेंस लगा देते हैं, पाइसम सटाइबम हॉर्टेंस। यही आपकी गार्डन पी बोलते हैं, या सब्जी वाली मटर भी यही कहलाती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गेहूं का दाना क्या कहलाता है? दोस्तों गेहूं का दाना कैरीऑप्सिस कहलाता है, ये आपको याद रखना है, कैरीऑप्सिस कहलाता है। सरसों का दाना क्या कहलाता है दोस्तों? सरसों का दाना सिलिकुआ कहलाता है, ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपको याद रखना है। 6 रो जौ का वानस्पतिक नाम क्या होता है दोस्तों? 6 रो जो होती है उसका वानस्पतिक नाम होता है हार्डियम बल्गेयर, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों जितने प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है दोस्तों। यदि आप एक भी क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं तो दोस्तों इससे आपका काफ़ी नुकसान हो सकता है। दोस्तों सभी प्रश्न मैंने इसमें इंपॉर्टेंट रखे हैं, एक भी क्वेश्चन मैंने आपके सिलेबस के अलावा नहीं रखा है, सिलेबस के अकॉर्डिंग और इम्पोर्टेंट अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सारे। ठीक है दोस्तों, क्रिटिकल संकरण है, ये तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। क्रिटिकल किसका संकरण है दोस्तों? तो गेहूं व राई का संकरण है ट्रिटिकल। ट्रिटिकल एक प्रकार का गेहूं की एक प्रजाति है ट्रिटिकल, जिसको गेहूं के साथ क्रॉस करके या संकरण करके बनाया गया है। ये काले रंग का गेहूं होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों मार्कोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या होता है? दोस्तों मार्कोनी गेहूं का जो वानस्पतिक नाम होता है, मैंने शॉर्ट में लिखा है वाह। ठीक है, वानस्पतिक है इसका नाम, इसका मतलब। ठीक है, तो ट्रिटिकम ड्यूरम होता है दोस्तों इसका वानस्पतिक नाम। ठीक है, और यहाँ ऊपर मैंने पहला क्वेश्चन करवाया था, दूसरा इमर गेहूं का क्या होता है? ट्रिटिकम डाइकोकम होता है, ये भी आपको याद रखना है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। ठीक है, पूछा गया है बरसीम का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? तो ये मिस्र या इसी को इंग्लिश में इजिप्ट बोलते हैं, बरसीम का उत्पत्ति स्थान है। ठीक है, ये दोस्तों बेसिक क्वेश्चन है। इसके बाद आपको थोड़ा जो डीपली जो क्रॉप इम्प्रूवमेंट होता है उसके बारे में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आलू में सीड प्लांट तकनीक एसपीटी किसके द्वारा प्रस्तावित हुई? तो दोस्तों डॉक्टर पुष्कर नाथ के द्वारा आलू में सीड प्लांट तकनीक प्रस्तावित हुई या दी गई। ठीक है,
तो और दोस्तों आलू के सबसे फेमस ब्रीडर कौन है? ये भी डॉक्टर पुष्कर नाथ है। ब्रीडर यानी जो उसका आलू का संकरण करते हैं, उसमें ब्रीडिंग करते थे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। IRRI कहाँ है? तो दोस्तों ये फिलीपींस में है, आपको याद रखना है ये कहाँ है, फिलीपींस में है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है। मटर का पाउडरी मिल्ड्यू प्रतिरोधक किस्म कौन सी है? दोस्तों मटर की एक बीमारी है पाउडरी मिल्ड्यू। ठीक है, उसकी प्रतिरोधक किस्म पूछी गई है कौन सी है? तो दोस्तों इसकी जो प्रतिरोधक किस्म हो जाएगी वो हो जाएगी रचना। ठीक है, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 हेक्टेयर भूमि में आलू लगाने के लिए आलू के सत्य बीजों की आवश्यकता होती है। कितने सत्य बीज? दोस्तों आलू के छोटे छोटे बीजों का अब विकास हो चुका है। ठीक है, जिसको हम ट्रू पोटैटो सीड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है सत्य बीज, ये लिखा है सत्य बीज। ठीक है दोस्तों, तो कितने की आवश्यकता? 100 से 200 ग्राम। छोटे छोटे बीज होते हैं, मुख्यतः हम आलू को कंद के द्वारा लगाते हैं, लेकिन ये बीजों का आविष्कार किया गया है जो मुख्यतः जो ब्रीडर होते हैं बड़े बड़े, उनके द्वारा प्रयोग किया जाता है रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी व्यक्ति पौधों के फिनोटाइप में अचानक तथा वंशागति परिवर्तन को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों ये थोड़ा आपका ये सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मैं क्वेश्चन आपको बोल रहा था वो क्वेश्चन आपके आ चुके हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है देखिए, किसी व्यक्ति के फिनोटाइप में अचानक वंशागति परिवर्तन को जाना जाता है, तो ये दोस्तों उत्परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? उत्परिवर्तन। इसी को हम म्यूटेशन बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द्विलिंगी पुष्प से अपरिपक्व परागों को हटाना क्या कहलाता है? द्विलिंगी पुष्प जो होते हैं जिसमें नर और मादा दोनों होते हैं, उनमें से अपरिपक्व पराग कोष यानी नर भाग को हटाना क्या कहलाता है? उसको हम नपुंसीकरण बोलते हैं दोस्तों, याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। नपुंसीकरण बोलते हैं। ठीक है, इसी को इमैस्क्यूलेशन भी हम बोलते हैं। इंग्लिश में इमैस्क्यूलेशन बोलते हैं, हिंदी में ये नपुंसीकरण इसको बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नरबंध्य लाइन है, क्वेश्चन है नरबंध्य लाइन है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए लाइन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। संकर ओज की प्रभाविता परिकल्पना दी। दोस्तों ये यहाँ से मिट गया है शायद, यहाँ पा हो जाएगा, परिकल्पना हो जाएगी। ये परिकल्पना किसने दी? तो ये डेवेनपोर्ट द्वारा दी गई। ठीक है, याद रखना है, संकर ओज की प्रभाविता की परिकल्पना दी किसने दी? डेवेनपोर्ट द्वारा दी गई, याद रखना है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेनी टेस्ट संतति परीक्षण किसने दिया? दोस्तों ये बिल मॉरिन ने दिया, आपको याद रखना है, ये महत्वपूर्ण है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। किसने दिया? तो ये बिल मॉरिन ने दिया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्रिटिकल संकरण है, ट्रिटिकल किसका संकरण है दोस्तों? ये थोड़ा मिट गया है दोस्तों, यहाँ पे कुछ यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, ये गेहूँ हो जाएगा, गेहूँ तथा राई का है। ठीक है, गेहूँ इंटू राई का संकरण है ट्रिटिकल, ये क्वेश्चन मैं करवा भी चुका हूँ अभी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोबारा ये रिपीट हो गया है। ट्रिटिकम एस्टिवम जीनोम है, ट्रिटिकम एस्टिवम किसका जीनोम है? तो AABBDD का जीनोम है, याद रखना है। अनुवांशिकी शब्द किसने दिया दोस्तों? तो जो अनुवांशिकी शब्द दिया वो डब्ल्यू बेटसन ने दिया, 1905 में दिया। कब दिया? 1905 में दिया डब्ल्यू बेटसन ने, याद रखना है दोस्तों। इसमें अनुवांशिकी से रिलेटेड यानी जेनेटिक्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि रबी क्रॉप्स का जो इम्प्रूवमेंट है वो किसके द्वारा होता है दोस्तों? वो जेनेटिक्स के द्वारा ही होता है, प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा ही होता है। तो जेनेटिक्स के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसलिए मैंने 2-3 क्वेश्चन जेनेटिक्स से भी रखे हैं और प्लांट ब्रीडिंग के भी रखे हैं। ठीक है, अनुवांशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहते हैं दोस्तों। इस सब्जेक्ट में कई बच्चों की बैक लग जाती है दोस्तों, तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। बैक ऐसे नहीं लगती है दोस्तों, थोड़ा आप मेहनत कर लीजिए, बैक नहीं लगती है दोस्तों। आप इन क्वेश्चन को कर लीजिए, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मटेरियल नेट से यहाँ वहाँ से निकाल के पढ़ लीजिए। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है दोस्तों? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और आधुनिक अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? मॉडर्न जेनेटिक्स का पिता अनुवांशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल, और जो आधुनिक अनुवांशिकी के पिता है वो डब्ल्यू बेटसन है, याद रखना है। ठीक है, यही डब्ल्यू बेटसन है जिन्होंने जेनेटिक्स शब्द दिया था। ठीक है, अनुवांशिकी शब्द जिन्हें दिया था वही डब्ल्यू बेटसन ने, आधुनिक अनुवांशिकी के पिता है ये। ठीक है, बीटी कॉटन क्या है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि बीटी कॉटन जो है वो एक इम्प्रूव्ड वेराइटी है कॉटन की। ठीक है, तो सब्जेक्ट का नाम भी क्रॉप इम्प्रूवमेंट है आपके। तो बीटी कॉटन क्या है दोस्तों? तो बीटी कॉटन जो है वो कॉटन की एक प्रजाति है जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा विकसित किया गया है। कीट प्रतिरोधक क्षमता इसमें अधिक होती है, इसमें कीट प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। ठीक है, जो
फसल का हम इम्प्रूवमेंट करते हैं, किस लिए करते हैं दोस्तों? इसलिए करते हैं कि उसमें कीट ना लगे, उसमें रोग ना लगे, उसमें मतलब वो हर प्रकार के वातावरण में रह पाए, इसलिए हम उसका इम्प्रूवमेंट करते हैं। ठीक है, तो बीटी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? बीटी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बैसिलस थुरिजिएंसिस होता है। ठीक है, बैसिलस थुरिजिएंसिस इसका फुल फॉर्म होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले दोस्तों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैंने एक टारगेट रखा है, छोटा सा टारगेट है, 1000 यानी 1000 सब्सक्राइबर का मैंने टारगेट रखा है दोस्तों, जिसे आप पूरा करने में ज़रूर सहयोग करें दोस्तों। मेरा टारगेट है कि हमारी जो फैमिली है प्रबल एग्रो स्टडी की, वो कम से कम 1000 लोगों की बन जाए। ठीक है, तो मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत करके कंटेंट ला रहा हूँ, तो आपको मेरा भी एक टारगेट पूरा करने में सहयोग करना है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना दोस्तों। ठीक है, पादप प्रजनन क्या है दोस्तों? पादप प्रजनन प्लांट ब्रीडिंग पौधों को अधिक आर्थिक महत्व का बनाने के लिए उसमें आनुवांशिक सुधार लाने की कला है या विज्ञान है। पादप प्रजनन एक प्रकार की कला या विज्ञान है जिसमें हम पौधों को अधिक आर्थिक महत्व का बनाने के लिए उसमें आनुवांशिक सुधार करते हैं। ठीक है, फादर ऑफ प्लांट ब्रीडिंग कौन है दोस्तों? फादर ऑफ प्लांट ब्रीडिंग ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है वही आपके फादर ऑफ प्लांट ब्रीडिंग है, ये आपको याद रखना है। फादर ऑफ प्लांट ब्रीडिंग ग्रेगर जॉन मेंडल है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पादप प्रजनन के उद्देश्य क्या है दोस्तों? पादप प्रजनन की जो उद्देश्य है वो है पौधों के गुणों में सुधार करना। क्या है दोस्तों? पौधों के गुणों में सुधार करना। हम ये आपके फर्स्ट में देख चुके हैं, पार्ट फर्स्ट में पादप प्रजनन के उद्देश्य डिटेल में देख चुके हैं, 5-6 पॉइंट मैंने वहाँ पे करवाए थे, तो उसे आप ज़रूर देख लेंगे। आशा करता हूँ आपने देख ली होगी, नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। पौधों में जैविक तनाव बायोटिक स्ट्रेस किसके कारण होता है? कीट यानी पेस्ट, रोग यानी डिसीज़, या जानवर एनिमल। ठीक है, तो इन सब के कारण पौधों में जैविक तनाव, इसी को बायोटिक स्ट्रेस बोलते हैं, होता है। जैविक तनाव कीट के द्वारा भी हो सकता है। आपको रोग की जगह यहाँ पे पूछ ले पैथोजन के द्वारा होता है। पैथोजन क्या होता है दोस्तों? रोग कारक, क्योंकि रोग कारक के द्वारा, रोग कारक ही एक प्रकार का हम जीव बोल सकते हैं, वो बोलते हैं सूक्ष्म जीव होते हैं रोग कारक, जिनके कारण रोग होता है। तो यहाँ पर रोग की जगह रोग कारक हो सकता है, इसका आंसर रोग भी है। और जानवर इस प्रकार से है, जब जानवर फील्ड में जाते हैं चरने के लिए, तो वो उसको प्लांट को उसको थोड़ा सा तोड़ लेते हैं, काट लेते हैं। ठीक है, तो उससे उसमें स्ट्रेस बनता है, उसमें तनाव बनता है पौधे में। ठीक है, तो इसमें जानवर भी शामिल होंगे। पौधों में अजैविक तनाव कौन से हैं? देखिए, अजैविक तनाव सूखा, ड्रॉट बोलते हैं इसी को। ठीक है, ये मिट्टी की जो है लवणता हो जाएगी, पाला हो जाएगी, गर्मी हो जाएगी, ये सब चीज़ें क्या है? ये सब चीज़ें तनाव है। बाढ़, गर्मी, ये सब चीज़ें क्या है? ये आपके अजैविक तनाव हैं। ठीक है, जिनमें कोई जीव नहीं है। प्योर लाइन थ्योरी किसने दी दोस्तों? प्योर लाइन थ्योरी जॉनसन ने दी है। किसने दी है दोस्तों? जॉनसन ने दी है। और ये कब दी है? ये 1903 में दी गई है दोस्तों। जॉनसन ने दी है 1903 में, ये आपको याद रखना है। प्योर लाइन थ्योरी जॉनसन ने 1903 में दी थी, ये आपको याद रखना है। वह वर्ण या गुण, वर्ण को ही हम गुण बोलते हैं। वह वर्ण या गुण जिससे एक, दोस्तों ये एक लिखा हुआ है, एक, ठीक है, जिसे एक या कुछ ही जीन नियंत्रित करते हैं। वह वर्ण या गुण कौन सा है जिससे एक ही जीन या कुछ जीन नियंत्रित करते हैं दोस्तों? उसे हम बोलते हैं गुणात्मक वर्ण, यानी क्वालिटेटिव ट्रेट्स बोलते हैं, या क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स भी इसे बोलते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपके सिलेबस में दिया गया है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ट्रेट, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए रखा है। तो इसमें क्या होता है? इसमें कुछ ही, एक या कुछ ही जीन वर्ण यानी गुणों को नियंत्रित करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। वह वर्ण जिसे अनेकों या बड़ी संख्या में जीन नियंत्रित करते हैं, मतलब जिसे अनेकों जीन नियंत्रित करते हैं, कई जीन नियंत्रित करते हैं, बड़ी संख्या में होती है उन जीनों की, तो उसे क्या कहते हैं? उसे मात्रात्मक, मात्रा ज़्यादा होगी तो मात्रात्मक, और मात्रा कम होगी तो उसे गुणात्मक बोलेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसे क्वांटिटेटिव ट्रेट्स बोलते हैं, इसे क्वालिटेटिव बोलते हैं। इसमें क्वालिटी होती है इसलिए इसमें जीन की संख्या कम होती है। ठीक है, क्वालिटी उसी की होती है जिसकी जीन की संख्या कम होती है। ठीक है, और क्वांटिटेटिव जिसकी संख्या ज़्यादा हो। ठीक है, मात्रात्मक बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय, आपको हो सकता है कि आपको ये समझ ना आ रहा हो, एक दो बार आप पढ़ लीजिएगा, हो सके वीडियो दोबारा देख लेना दोस्तों, आपको आ जाएगा।
और एक बार लिख लीजिएगा इसको, काफ़ी आपको हेल्प मिल जाएगी, आपको याद रहेगा एग्ज़ाम तक। भारत का राष्ट्रीय जीन बैंक कहाँ स्थित है? भारत का जो राष्ट्रीय जीन बैंक है वो नई दिल्ली में स्थित है, न्यू दिल्ली में स्थित है, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। आपका जो ग्रुप होता है उस पर भी शेयर कर देना एग्रीकल्चर का, ठीक है, जिससे कि आपके जो मित्र हैं उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। दोस्तों ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है दोस्तों। इन्हीं क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में आ सकते हैं क्रॉप इम्प्रूवमेंट सेकेंड जो आपका सब्जेक्ट है उसमें। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च जो है वो नई दिल्ली में स्थित है, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेशनल शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, नेशनल शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, इसी को हम राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान बोलते हैं। ये आपका कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है, आपको याद रखना है, ठीक है। गन्ना का बॉटनिकल नेम क्या होता है दोस्तों? दोस्तों गन्ना का जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है सेकेरम बारबेरी या सेकेरम ऑफिशिनेरम। दो प्रजातियाँ होती हैं इसकी, ठीक है, दो प्रजातियों का मैंने बता दिया है। सेकेरम ऑफिशिनेरम मुख्यतः होता है। जीन पूल या जेनेटिक स्टॉक क्या है? ये मैंने आपके लिए लास्ट में आपको बोला था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपके लिए रखा है। जीन पूल या जेनेटिक स्टॉक क्या है दोस्तों, ठीक है। तो जीन पूल क्या होता है दोस्तों? जीन पूल किसी भी प्रजाति के जो जितने जीन होते हैं उन्हीं को जीन पूल बोलते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा गया है, भाषा में समझ लीजिए तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। इसकी जो डेफिनेशन है उसको समझने का प्रयास करेंगे। किसी विशिष्ट प्रजाति की आबादी में पाए जाने वाले विशिष्ट जीनों के संग्रह को जीन पूल कहते हैं। किसी विशिष्ट प्रजाति की आबादी में पाए जाने वाले विशिष्ट जीनों के संग्रह को जीन पूल कहते हैं, ये आपको याद रखना है दोस्तों इस का पार्ट 3 भी मैं लाऊंगा, ठीक है, लगभग आने ही वाला है, यही समझिए आप। पार्ट 3 बस तैयार रखा है मेरे पास, कंटेंट क्वेश्चन तैयार रखे हैं। पार्ट 3 में मैं क्या करवाऊंगा दोस्तों? पार्ट 3 में मैं जितनी भी आपकी जो रबी क्रॉप्स में जितनी भी फसलें हैं, क्रॉप इंप्रूवमेंट रबी क्रॉप्स आपका सब्जेक्ट है, उसमें जितने भी आपके जो फसलें आती हैं जैसे गेहूँ गन्ना वगैरह, जो दालें आती हैं, चारे आते हैं, सबके मैं बॉटनिकल नेम और जो इंपॉर्टेंट रहेगा वही उनकी फैमिली, उनमें कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, उनमें गुणसूत्रों की संख्या, उनके उत्पत्ति स्थान क्या है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनके होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। लगभग 10-15 मिनट का वीडियो और आएगा आपके लिए, ठीक है। तो ये आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो पार्ट 3 भी आप लोग जरूर देखिएगा। और दोस्तों मैंने आपको अपना टारगेट बताया है, क्या मेरा टारगेट है दोस्तों? 1000 फैमिली हमें बनानी है प्रबल एग्रो स्टडी की, तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना है दोस्तों मिलते हैं पार्ट 3 में। तब तक के लिए दोस्तों आप वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। और दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों पार्ट 3 में, तब तक के लिए बाय बाय।